बेंथम एंड हुकर की पद्धति के गुण हो गए और दोष हो गए। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो है वो हमें क्या करना है, एंगलर और प्रेंटल की पद्धति पढ़नी है। ठीक है, एंगलर व प्रेंटल। तो अगला है अपना क्या, एंगलर व प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति। तो एंगलर और प्रेंटल की पद्धति की बात करें तो कार्ल प्लेंटर और एडोल्फ एंगलर वनस्पति शास्त्र के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ब्रुसेल बॉटनिकल गार्डन बर्लिन में कई वर्षों तक काम किया। और उसके बाद इनका जो वर्गीकरण था वो जातिवृत्ति पद्धति पर आधारित था। ठीक है, दोनों ने अलग अलग रिसर्च किया, लेकिन 1911 में दोनों का काम जो है वो संयुक्त रूप से शुरू हुआ था। ठीक है, नेचुरलिकन फंजिन फैमिलियन नाम से एक डी वर्ग एंगलर और प्रेंटल साहब का जो वर्गीकरण था वो प्रकाशित हुआ। ठीक है, टोटल 23 खंडों में प्रकाशित हुआ, जिसका अंतिम खंड 1909 में। टोटल 23 खंडों को प्रकाशित करने में 22 वर्ष लग गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और उन्होंने एंगलर और प्रेंटल ने बीजीय पादपों को क्या किया, एम्ब्रोफाइटा साइफोनोगेमा में डाला और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादपों में फिर से विभाजित किया। ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमा जितने भी बीजीय पादप थे उनको डाला। उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म को आगे मोनोकॉटिलिडनी एंड डाइकॉटिलिडनी में डाला, और उसके लिए फिर उपसंवर्ग आर्किक्लेमाइडी एंड मोनोक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। मेटाक्लेमाइडी को आज हम सिम्पेटेली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनका जो वर्गीकरण था इसे थोड़ा प्राकृतिक न मान के थोड़ा कृत्रिम नाम। तो अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कि मोनोकॉटिलिडनी को हम एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, डाइकॉटिलिडनी को। तो कुल मिला के उनका जो वर्गीकरण था इस पद्धति में क्या है, ये विकास के सिद्धांत पर आधारित थी। इसमें निम्न पौधों को क्रिप्टोगेमी और उच्च पौधों को फेंड्रोगेमी कहा गया। यानी क्रिप्टोगेमी उन्हें कहा गया जो अबीजीय पादप थे, जिनमें बीज बीज नहीं उगते ना, छोटे छोटे, जैसे शैवाल वगैरह। ठीक है, तो अबीजीय जो थे उन्हें कहा गया क्रिप्टोगेमी। और क्रिप्टोगेमी के बाद फिर अगले जो आए वो आए क्रिप्टोगेमी के बाद फेंड्रोगेमी। ठीक है, अबीजी अबीजी के बाद अगला आता है बीजी। बीजीय पादप को रखा गया फेनेरोगेमी, या हिंदी में लिख देते हैं ना फेनरोगेमी। फेनरोगेमी को जिस वर्ग में डाला गया उसका नाम रखा गया, डिवीजन, जो प्रभाग बनाया गया, एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमा। एंगलर और प्रेंटल के अनुसार एक बीजपत्री पौधे जो थे वो आद्य थे और द्विबीजपत्री जो थे वो उन्नत थे। यानी कि पहले शायद मोनोकॉट आए होंगे दुनिया में, फिर डाइकॉट आए होंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, ये सबसे बड़ी आलोचना थी। उसके बाद एंगलर और पेंटल के
वर्गीकरण के अनुसार पृथक दली दशा पॉलीपेटेलस को पुराना माना गया और गैमोपेटेलस को नया माना गया। ठीक, हाइपोगैमस को पुराना और पेरिगाइनस स्थिति को नया माना गया। ठीक है, इस आधार पे इन्होंने वर्गीकरण किया था। ये उसके गुण और दोष हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले अभी हम पढ़ते हैं कि उन्होंने किया क्या। ठीक है, फेनरोगैमी माना गया और फेनरोगैमी पौधों का जो विभाग बनाया गया, विभाग को क्या कहते हैं, सॉरी, प्रभाग या डिवीजन। ठीक है, और उस प्रभाग का नाम रखा गया एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगेमा। एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमा की बात की जाए तो उसके बाद फिर आगे उसका सब डिवीजन हो जाते हैं। ठीक है, दो, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, यानी कि इस प्रभाग को फिर दो उप प्रभागों में बांटा गया और जो उप प्रभाग थे वो दो थे। एक क्या था, दोनों के नाम थे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, यानी कि आवृत बीजी और अनावृत बीज। आवृत बीजी मतलब आम, जिसमें बीज के चारों तरफ क्या है, कवर है, फल है, तो आवृत बीजी। फिर अनावृत बीजी, जैसे खजूर, जिसमें गुठली तो है, उसके चारों तरफ मीठा पल्प तो है ना, पल्प मतलब लुगदी, खाने वाला भाग तो है, लेकिन उसके चारों तरफ कवर नहीं है, जैसे आम में है वैसे नहीं है ना, तो उसे क्या बोल देंगे, अनावृत बीजी। ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। उन पेड़ों को देख करके कई बार उनको पहचानना, समझना, बहुत सारी चीजें, हम जितना प्रैक्टिकल होते जाते हैं ना बायोलॉजी में, उतना ज्यादा हमें सब सही समझ में आने लगता है। ठीक है, बॉटनी तो वैसे भी पौधे जितना देखेंगे, पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो आवृत बीजी एंड अनावृत बीजी। आगे आवृत बीजी की बात की जाए तो उसकी फिर दो वर्ग बांटे गए। दो वर्ग बांटे गए। ठीक है, एक मोनोकॉटिलिडनी सॉरी एंड डाइकोटिलिडनी। मोनोकॉटिलिडनी के अंदर क्या आ जाएगा, मोनोकॉट एक बीजपत्री, और डाइकोटिलिडनी का मतलब होता है द्विबीजपत्री। यानी इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम तो चना हो गया, और इसका देखें तो मक्का हो गया। ठीक है, या चावल हो गया, गेहूं हो गया। गेहूं के बारे में कई बार होता है कि वो एक बीजपत्री कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो बाहर से देखने पे ऐसे फोल्ड दिखाई देता है, तो वो फोल्ड है तो बीजपत्र तो उसमें एक ही है, लेकिन वो क्या है, ऐसे घुमा हुआ, पीछे से तो एक ही होता है ना, वो उसकी स्थिति यही तो है। ये है गेहूं की स्थिति, तो पीछे से देखो आप, दूसरी साइड से तो वो एक ही दिखाई देगा ना, तो ये आगे पीछे से कवर करते हुए आया, इसलिए उसे दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब वो डाइकॉट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, उसकी बात करें हम डाइकोटिलिडनी की, तो इसके दो उपसंवर्ग हो जाते हैं। उपसंवर्ग हो गए, है ना, उपसंवर्ग कौन कौन से हो गए, आर्किक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी।
ठीक, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। मेटाक्लेमाइडी का दूसरा नाम होता है सिम्पेटेली। सिम्पेटेली, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर और फ्रंटल की वर्गीकरण की पद्धति। अब इसको एक एक करके पढ़ना है अपन को, ठीक है। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोकोटिलिडनी। हाँ जी, ये थर्ड ईयर है। वो लिखा मैडम बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम, ठीक है। आप लोग को तो याद होगा कि आप थर्ड ईयर में ही पढ़ रहे हो। तो अब आगे बात करें मोनोकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडनी उसे कहेंगे जिसमें पुष्प जो है त्रितयी होते हैं ज्यादातर, पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास होता है और तने में बिखरे हुए अवर्धी संयुक्त संपार्श्विक संवहन फूल होते हैं और भ्रूण में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके गण है, टोटल इसके 11 गण हैं और 11 गणों में से फिर हर कुल जैसे एक है पेंडेनेल्स, ठीक। तो पेंडेनेल्स में आ जाती है टाइफेसी, पेंडेनेसी, स्पारगेनिएसी। तो एंगलर और प्रेंटल ने टाइफेसी से शुरुआत की, ठीक। फिर हेलोबिए, हेलोबिए गण के अंदर पोटेमोजिटोनेसी यानी कि पोटोमाइजोन आ जाता है इसमें, है ना। एलिसमेसी, एपोनो जेटोनेसी और नाजाडेसी, है ना। श्यूजेरिएसी और ब्यूटोमेसी, हाइड्रोकेरिटेसी, ये सब है। तो इसके बाद की जो कहानी है ना, वो हम थोड़ा डिटेल में कल पढ़ेंगे, ठीक है।